नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 15 सितंबर 2024 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। एक बार फिर से हाजिर हो गए दोस्तों आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। राजस्थान में बदला मौसम, 17 सितंबर तक नहीं होगी बारिश। जयपुर, जोधपुर समेत आधे राजस्थान में खिली धूप। अब तक 61% ज्यादा बरसात। वहीं दोस्तों सीएम भजनलाल शर्मा बोले 15,000 राजस्थानी युवाओं को जापान में मिलेगा रोजगार। प्रदेश में साउथ कोरिया कॉरिडोर बनाएंगे। सभी विदेशी भाषाएं सिखाने का कॉलेज खोलेंगे। बताएंगे दोस्तों आपको सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किए गए बड़े ऐलानों के बारे में। इसी के साथ ही दोस्तों राशन कार्ड को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। एनएफएसए में ई-केवाईसी करवाने की तारीख को बढ़ाया गया। अब आप इस तारीख तक करवा सकते हैं ई-केवाईसी। वहीं दोस्तों राजस्थान को 2 और वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगात, नवंबर महीने से चलेगी। बताएंगे दोस्तों कौन सा रूट निर्धारित किया गया है। इसी के साथ ही दीपावली से पहले भजनलाल सरकार का रिटायर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। वहीं दोस्तों 5 दिन पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा अलवर। आज होगा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। इसी के साथ ही 26 महीने के अर्जुन को लगाया गया 8 करोड़ 50 लाख रुपए का इंजेक्शन। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था बच्चा, ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। वहीं दोस्तों पंजाब में बड़े पेट्रोल और डीजल के भाव का दिखा राजस्थान में भी असर। बताएंगे दोस्तों आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दो। राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर दोस्तों, किरोड़ीलाल मीणा बोले धांधलियों में आरपीएससी के 3 पूर्व चेयरमैन शामिल। पैसे लेकर बनाए आरएएस और आरपीएस, सबूत दूंगा। पीतल की लोंग बयान पर कहा वसुंधरा का कहना ठीक। देखिए दोस्तों, इस्तीफा दे चुके कृषि और आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि 3 पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने पैसा लेकर आरएएस और आरपीएस और दूसरी नौकरियां दी है। इससे जुड़े सबूत वे एसओजी हेड को सौंपेंगे। वहीं मीडिया को दिए इंटरव्यू में किरोड़ीलाल ने आरपीएससी अध्यक्ष और मेंबर के चयन में राजनीतिक दखल बंद कर यूपीएससी की तर्ज पर चयन प्रक्रिया की बात कही। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर कोर्ट में दायर केस को लेकर उन्होंने अफसरों को दोषी ठहराया है। किरोड़ीलाल ने कहा कि जिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनाया उन्होंने क्यों नहीं इस केस की जानकारी ली। हाल ही में वसुंधरा राजे के कथन है कुछ लोगों को पीतल की लोंग मिल जाती है तो वो खुद को सराफ समझने लग जाते हैं। पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उनका यानी वसुंधरा राजे का ये कहना एकदम ठीक है। राजस्थान में बदला मौसम, 17 सितंबर तक नहीं होगी बारिश। जयपुर और जोधपुर समेत आधे राजस्थान में खिली धूप। अब तक 61% ज्यादा बरसात। देखिए दोस्तों राजस्थान में लंबे समय से चला आ रहा भारी बारिश का दौर अब थम गया है। बीते दिन पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़कर शेष जिलों में आसमान साफ रहा, धूप निकली। अलवर, झुंझुनू, भीलवाड़ा के कुछ एरिया में हल्की बारिश हुई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि राजस्थान में अब अगले 2-3 दिन यानी 17 सितंबर तक इसी तरीके का मौसम रहने और बहुत कम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में सीजन मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। इस सीजन में 1 जून से 13 सितंबर तक औसत 414.5 mm बारिश होती है, जबकि सीजन में अब तक कुल 668.3 mm बारिश हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा बोले 15,000 राजस्थानी युवाओं को जापान में मिलेगा रोजगार। प्रदेश में साउथ कोरिया कॉरिडोर बनाएंगे। सभी विदेशी भाषाएं सिखाने का कॉलेज खोलेंगे। देखिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जापानी कंपनी 5 साल में राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार देगी। यहीं यानी राजस्थान में उनकी ट्रेनिंग होगी और यहीं राजस्थान में उनकी भाषा यानी जापानी भाषा सीखने का काम किया जाएगा। ये तो केवल एक कंपनी ने वादा किया है, और भी कई कंपनियां रोजगार देगी। हमने ये भी निर्णय लिया है कि हम राजस्थान में सभी देशों की भाषाओं के लिए एक कॉलेज भी खोलेंगे, जिससे देश भर से आकर लोग अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज सीख सकेंगे। सीएम ने कहा कि हम अन्य देशों में गए हैं तो वहाँ की भाषाएं अलग है। भाषाएं अलग होने के कारण कई बातें समझने में बहुत दिक्कत आती है। हम राजस्थान में सभी विदेशी भाषाएं सिखाने का कॉलेज खोलेंगे। सीएम बीते दिन बीजेपी दफ्तर में स्वागत समारोह में बोल रहे थे। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाई गई। 31 अक्टूबर तक करवा सकेंगे। 4 पहिया वाहन के मालिक और आयकर रिटर्न भरने वाले होंगे बाहर। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। यानी आपके राशन कार्ड की ई-केवाईसी अभी भी जारी है, जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दी गई है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी करवाने वालों को ही गेहूं आगे दिया जाएगा। साथ ही जिनके पास 4 पहिया वाहन है और आईटीआर भरने वाले हैं उनको खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, ट्रैक्टर और निजी कमर्शियल वाहनों को छोड़कर 4 पहिया वाहन मालिक और आयकर रिटर्न भरने वालों को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर किया जाएगा।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं मेन एग्जाम के प्राइवेट स्टूडेंट्स करें आवेदन। 18 सितंबर से शुरू होगा प्रोसेस, बिना लेट फीस। 16 अक्टूबर है लास्ट डेट। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2025 में आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्राइवेट विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। इस दौरान 6 श्रेणी के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। सामान्य शुल्क के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर होगी। बोर्ड संबद्धता वाले स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा के नियमित विद्यार्थियों के साथ ही प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए भी बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है। नियमित विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में ही प्राइवेट विद्यार्थी भाग लेते हैं। इन विद्यार्थियों के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। विद्यार्थी अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षार्थी लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, पशुपालकों को मिलेगा 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। देखिए दोस्तों, राज्य सरकार ने राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू की है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गोपालक किसान परिवार को 1 लाख रुपए तक का अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। किसान की ओर से ऋण का समय पर जमा करवाने पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। गोपालक किसान परिवारों को गाय भैंस के लिए शेड, खेल निर्माण और चारा बांट सहित आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती थी, जिससे वो गोपालन से मिल सकने वाला पूरा लाभ भी नहीं ले पाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालक किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रक्षा मंत्रालय स्कूल स्टूडेंट को देगा 10,000 रुपए और नेशनल अवार्ड, सिर्फ इस ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा अप्लाई। देखिए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने मिशन वीर गाथा एडिशन 4 की शुरुआत कर दी है। मिशन का उद्देश्य देश के वीरों के जीवन और बलिदान की कहानियों के जरिए विद्यार्थियों में बहादुरी और देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को 3 साल पहले यानी 2021 में शुरू किया था। इसकी सफलता के बाद ही वीर गाथा के 4थे संस्करण की शुरुआत की गई है। अब वीर गाथा परियोजना के इस संस्करण में प्रविष्टियां जमा करने के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पोर्टल खुला रहेगा, जबकि इस प्रोजेक्ट का आयोजन 11 नवंबर तक किया जाएगा। प्रोजेक्ट वीर गाथा संस्करण 4 लॉन्च करने के बाद प्रतियोगिता में कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें कला एकीकृत गतिविधियां जैसे कविता, निबंध, कहानी, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, वीडियो छात्रों के लिए परियोजना गतिविधियों के रूप में माना जा सकता है। इसमें प्रतिभागियों का मूल्यांकन 3 स्तर पर किया जाएगा। भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान की सरकार करेगी भरपाई, सवाई माधोपुर में किरोड़ीलाल मीणा का ऐलान। देखिए, राजस्थान में सभी जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बार प्रदेश में हुई भारी बारिश कई जिलों के लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश से जान माल के नुकसान के साथ किसानों को भारी नुकसान भी हुआ। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इस कारण प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने क्षतिपूर्ति के मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि सरकार किसानों को मुआवजा देगी। अब राज्य के आपदा मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी किसानों के मुआवजे पर बड़ा बयान दिया। बीते दिन सवाई माधोपुर में किरोड़ीलाल मीणा ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मंत्री ने पिछले दिनों जिले में हुई भारी बारिश को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही किरोड़ीलाल ने कहा कि जिले में भारी बारिश से हुए व्यापक नुकसान की भरपाई पूरे तरीके से सरकार के द्वारा की जाएगी। राजस्थान से दिल्ली का सफर अब होगा और भी ज्यादा आसान। नवंबर से दौड़ेगी 2 नई वंदे भारत ट्रेन। देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे राजस्थान में ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, चाहे वो सामान्य ट्रेन हो या फिर टूरिस्ट या फिर धार्मिक स्थलों की ट्रेनें हो। राजस्थान में ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब भारतीय रेलवे ने नवंबर महीने से 2 और वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू करने की घोषणा की है, जो यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। ये कदम राजस्थान के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत होगी और उनकी यात्रा को और भी ज्यादा सुगम बनाएगी। आपको बता दें दोस्तों, जल्दी ही राजस्थान से 2 और नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू होगी। पहली ट्रेन जोधपुर से दिल्ली वाया जयपुर, दूसरी बीकानेर से दिल्ली वाया चूरू चलेगी। जोधपुर दिल्ली के बीच वाया जयपुर वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से जयपुर से गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। अभी राजस्थान में पहले से जयपुर से उदयपुर, अजमेर से दिल्ली से अजमेर वाया जयपुर, भगत की कोठी से साबरमती से भगत की कोठी, उदयपुर से आगरा कैंट और फिर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन का संचालन हो रहा है। अब नवंबर महीने से राजस्थान में 2 और वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी, जिससे राजस्थान में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कुल मिलाकर 5 हो जाएगी। सरकारी नौकरी की आस में रह जाता बेरोजगार, मात्र 5 दिन की ट्रेनिंग, अब लाखों रुपए कमा रहा है ये शख्स। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब सफलता को कदम कदम चूमने होते हैं तो वो चूम लेती है। भले इसमें देरी ही क्यों ना हो जाए, लेकिन किस्मत पलटने पर किसी को असफलता वाले दिन याद नहीं रहते। राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले 30 वर्षीय गौरव पचौरी इसका बेहतर उदाहरण है। उन्होंने 4 साल तक सरकारी परीक्षा की तैयारी की। हर साल जब गौरव परीक्षा देते तो उनके घर वालों की उम्मीद बंध जाती थी, लेकिन 4 साल कोशिश करने के बाद भी गौरव सरकारी परीक्षा पास नहीं कर पाई। राजस्थान के इस बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखी थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से सरकारी परीक्षा की तैयारी की। जब 4 साल बाद भी वे बेरोजगार रहे, ऐसे में घर वालों
वालों की तरफ से नौकरी का प्रेशर आने लगा। अब गौरव का परिवार खेती करता था, ऐसे में उनके पास भी खेती का ही ऑप्शन था। अब गौरव ने खेती करना तो चुना, लेकिन पारंपरिक खेती नहीं बल्कि मोती की खेती। जी हाँ, मोती की खेती कर आज गौरव ने अपनी किस्मत बदल ली है। कभी सरकारी नौकरी की आस रख रहे गौरव आज इस खेती के जरिए महीनों के लाखों रुपए कमा रहे हैं। वहीं गाँव आने के बाद गौरव ने अन्य किसानों को भी इस खास खेती के बारे में बताया। शुरू में कोई भी गौरव का साथ देने को तैयार नहीं था, लेकिन इसके बाद कुछ किसानों के साथ मिलकर गौरव ने 21 लाख का निवेश किया। अपने गाँव में एक तालाब बनवाया और उनमें सीप डाल दिए। 21 महीने की मेहनत रंग लाई और पहली बार में ही गौरव के तालाब से 110 मोती निकले। इससे गौरव को 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिले, यानी उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हुआ। अब गौरव अन्य किसानों को भी ट्रेनिंग देकर उनकी जिंदगी बदल रही है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। गौरव इसका एक जबरदस्त उदाहरण भी है। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण। पीएनबी को 9 करोड़ 50 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। जाने दोस्तों क्या है ये योजना। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से गांव क्षेत्रों में रहने वाले 18 से लेकर 45 साल के लोगों के लिए निःशुल्क आवासीय स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है। सीकर में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए पीएनबी को 9 करोड़ 50 लाख के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत युवाओं को 20 से ज्यादा कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। पति पर माता पिता से अलग होने का दबाव बनाना क्रूरता। फैमिली कोर्ट ने 11 साल पुरानी शादी को किया खत्म। आत्महत्या की धमकी देती थी पत्नी। देखिए, जयपुर की फैमिली कोर्ट ने पत्नी के आचरण को पति के खिलाफ क्रूरता मानते हुए करीब 11.5 साल पुरानी शादी को खत्म कर दिया। जज तस्नीम खान ने पति पर माता पिता से अलग रहने का दबाव बनाने, मांग नहीं मानने पर आत्महत्या की धमकी देने सहित अन्य आचरण को क्रूरता की श्रेणी में माना। दरअसल बिजली विभाग में कार्यरत पति ने फरवरी 2022 में पत्नी से तलाक की याचिका कोर्ट में दायर की थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सितंबर 2024 में पति की याचिका को स्वीकार करते हुए तलाक की डिक्री पारित कर दी है। मामले से जुड़े एडवोकेट DS शेखावत ने बताया कि जयपुर के रहने वाले युवक और युवती की शादी 17 जनवरी 2013 को हुई थी। शादी के बाद 26 सितंबर 2014 को दोनों का एक बेटा भी हुआ। पति द्वारा दायर तलाक याचिका में कहा गया था कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उस पर माता पिता से अलग होने का दबाव बनाने लगी। मांग नहीं मानने पर वो पति को फंसाने की धमकी तक देती थी। वहीं इधर पति के आरोपों पर पत्नी ने अपने जवाब में कहा है कि उस पर लगाए गए पति के द्वारा सभी आरोप गलत और झूठे हैं। उल्टा पत्नी ने पति और उसके माता पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया। पत्नी ने कहा कि उसका पति हमेशा शक करता था कि जो बेटा उन्हें हुआ है वो उसका नहीं है। वो हमेशा DNA कराने की बात उससे कहता था, उसके साथ मारपीट करता था, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित तक किया जाता था। वहीं अब अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पत्नी ने जो भी आरोप उसके पति पर लगाए थे वो उन्हें साबित नहीं कर सकी। पत्नी ने कहा था कि पति बच्चे को अपना नहीं मानता था, लेकिन पति ने तो डिलीवरी से लेकर बच्चे के लालन पालन के लिए सभी तथ्य पेश किया। अगर वो बच्चे को अपना मानता ही नहीं था तो वो ये सब करता ही क्यों। पत्नी कहती है कि उसके साथ मारपीट की जाती थी, उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन उसने कभी भी किसी स्तर पर इसकी शिकायत पुलिस और सक्षम प्राधिकारी को नहीं की है। यानी ऐसा कोई भी तथ्य कोर्ट में पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि उसने अपनी शादी को बचाने के लिए कोई भी प्रयास किया। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे, अब कोर्ट ने कुछ आचरणों को क्रूरता की श्रेणी में मान लिया है। अगर पत्नी अपने पति पर उनमें से कोई भी चीज करती है तो वो क्रूरता मानी जाएगी। उनमें शामिल है जैसे पत्नी द्वारा पति पर उसके माता पिता से अलग होने का दबाव बनाना। इस आचरण को भी कोर्ट ने क्रूरता माना है। वहीं मांग नहीं मानने पर आत्महत्या की धमकी देना, पति पर बिना वजह शक करना, पति पर झूठे आरोप लगाने को भी क्रूरता की श्रेणी में माना गया है। और अदालत ने कहा है कि इस मामले में पति अपने द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को साबित करने में सफल रहा है। ऐसे में साबित होता है कि पत्नी का आचरण उसके पति के खिलाफ शादी के बाद से ही क्रूरतापूर्ण रहा। ऐसे में पति की याचिका स्वीकार करने योग्य है। यूथ कांग्रेस ने गड्ढों को हाईलाइट किया, ढोल बजाए, कहा सरकार और प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। लिखा हाईटेक अजमेर, बीजेपी और विकास। देखिए, अजमेर में बरसात के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर यूथ कांग्रेस ने विरोध जताया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ गड्ढों को रंग लगाकर हाईलाइट किया ताकि इनकी सुध ली जाए। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के जनप्रतिनिधि और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। अगर जल्दी ही इनकी सुध नहीं ली गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं यूथ कांग्रेस ने विरोध जताने के लिए कलर से इन गड्ढों को हाईलाइट किया और हाईटेक अजमेर, विकास और बीजेपी लिखा। गड्ढों से संक्रमित अजमेर अभियान चलाकर ढोल बजाए ताकि प्रशासन का ध्यान इस ओर आ जाए। बीजेपी सरकार दलित विरोधी है, बोले भजनलाल। अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले 3 दिन में हो गिरफ्तार, नहीं तो आंदोलन होगा तेज। देखिए, डीग जिले के कामा थाना इलाके में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपी अभी तक फरार हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोग अंबेडकर पार्क में धरना दे रहे हैं। बीते दिन अंबेडकर पार्क में धौलपुर करौली सांसद भजनलाल भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मांग की। साथ ही कहा कि ये सरकार दलित विरोधी है, चुन चुनकर सभी विभागों के कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। 50% महिला आरक्षण के विरोध में युवाओं की आक्रोश रैली, बोले बिल वापस नहीं लिया तो उपचुनाव में 6 सीट हारेगी बीजेपी।
देखिए 50% महिला आरक्षण के विरोध में बेरोजगार युवा छात्र संगठन राजस्थान की ओर से सीकर में विरोध प्रदर्शन किया गया और आक्रोश रैली निकाली गई। सैकड़ों बेरोजगार युवा नवलगढ़ रोड से रवाना होकर कलेक्ट्रेट कल्याण सर्किल होते हुए रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां संगठन के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। युवा शक्ति राजस्थान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार 50% महिला आरक्षण का बिल लेकर आई है। सरकार कह रही है कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन ये महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि ये तो राजनीतिकरण है, जिसका विरोध 2 महीने से पूरे राजस्थान में हो रहा है। बेरोजगार युवाओं ने पिछले 2 महीनों में 2 बार भजनलाल सरकार को जगाने का काम किया। युवाओं ने राजस्थान में सभी जिलों में जाकर पैदल मार्च निकाला, आक्रोश रैलियां निकाली। वहीं बेरोजगार युवाओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले और जो पहले की व्यवस्था थी उसे यथावत रहने दे। अगर सरकार को महिला सशक्तिकरण ही करना है तो वो प्रदेश की महिला को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते और अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं की 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दे। अब ट्रेन में फर्जी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की खैर नहीं, इस तरह पकड़े जाएंगे। देखिए दोस्तों, रेलवे ने ट्रेनों में फर्जी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सबक सिखाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को टीटी को मोबाइल में डाउनलोड करने के आदेश दिए गए। पिछले कुछ समय से ट्रेनों में फर्जी और कंप्यूटर से एडिट किए गए टिकटों पर यात्रा करने के मामले सामने आ रहे थे, जिसे रेलवे प्रबंधन ने गंभीरता से लिया है। ऐसे मामले रोकने के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने अत्याधुनिक टीटी ऐप विकसित कर इसका लिंक देश भर के टिकट चेकिंग स्टाफ को जारी किया। अनारक्षित टिकट की वैधता जांचने के लिए विकसित टीटी ऐप में रीड मोबाइल टिकट, QR कोड, UTS नंबर रीड, पेपर टिकट रीड, QR कोड और चेक कलर के 4 ऑप्शन रहेंगे, जिससे टिकट अगर नकली होगी या उसमें छेड़छाड़ की गई होगी तो पकड़ में आ जाएगी। टीटी ऐप में अनारक्षित टिकट UTS का नंबर फीड करने और सर्वर से विवरण सत्यापित करने का विकल्प उपलब्ध है। दीपावली से पहले भजनलाल सरकार का रिटायर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। देखिए, राज्य सरकार ने 30 जून को रिटायर होने वाले कार्मिकों को भी 1 जुलाई से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया। अब तक इसका लाभ नहीं मिलने पर कर्मचारियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा था। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। सरकार ने अब 30 जून 2006 और उसके बाद 30 जून को रिटायर हुए कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। वेतन वृद्धि को पेंशन के लिए पारिश्रमिक के रूप में माना जाएगा, लेकिन ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन और उपार्जित अवकाश के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। इसका लाभ 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक काल्पनिक होगा और नकद लाभ 11 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। धौलपुर में आसमानी आफत का कहर, फसलें हुई चौपट, करीब 5000 किसान कर रहे मुआवजे की मांग। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं इस बार आसमान से बरसी बारिश अन्नदाता किसानों के लिए आफत बन गई। प्रदेश के धौलपुर जिले में तालाब, पोखर, जलाशय और खेत खलियान भी पानी से लबालब हो गए। बरसात ने इस बार ग्रामीण इलाकों को पानी पानी कर दिया। जिले में खेतों में खड़ी फसलों को बारिश ने तहस नहस कर दिया। फसल खराब होने के कारण किसानों पर आर्थिक संकट आ गया है। इसको लेकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं जिले में करीब 5000 किसान बाढ़ आपदा से प्रभावित हुए। किसान जिला प्रशासन और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 5 दिन पुलिस छावनी में तब्दील रहेगा अलवर, आज होगा RSS प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। देखिए, RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हैं। शुक्रवार शाम को वे ट्रेन से अलवर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया था। बीते दिन उनके प्रवास का दूसरा दिन था और सुबह 6:30 बजे वे भागवत संघ कार्यालय से रवाना होकर शाखा पहुंच गए थे, जहां वे RSS के पदाधिकारी और स्वयं सेवकों से बातचीत कर रहे थे। बीते कल का पूरा दिन उनकी क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक में ही निकल गया। वहीं RSS के जयपुर प्रांत के प्रांत संघचालक महेंद्र सिंह मग्गो ने एक बयान में बताया कि डॉक्टर भागवत 13 से लेकर 17 सितंबर तक अलवर में ही रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न संगठनात्मक बैठकों में शामिल भी होंगे और दायित्ववान कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। भागवत आज यानी 15 सितंबर की सुबह इंदिरा गांधी खेल मैदान में स्वयं सेवकों के कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। मग्गो ने बताया कि 17 सितंबर को संघ प्रमुख अलवर से पावटा जाएंगे, जहां महामृत्युंजय महायज्ञ में सम्मिलित होंगे। इसी दिन शाम को वो पावटा से प्रस्थान करेंगे। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त अलवर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। अलवर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। अलवर संघ विभाग संघ चालक डॉक्टर के गुप्ता के अनुसार प्रतिवर्ष होने वाली जयपुर प्रांत की बैठक अलवर में आयोजित हो रही है, जिसमें भागवत शामिल हुए हैं। इस दौरान वे शहर के आदर्श विद्या मंदिर में संचालित शाखा में भी शामिल होंगे। जल्द आएगी राजस्थान की नई पर्यटन नीति, पर्यटन मंत्री बोली, पर्यटकों को मिलेगी सुरक्षा और सुविधा। देखिए दोस्तों, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट चौथा संस्करण शुरू हुआ। राजस्थान पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित RDMM का उद्घाटन पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की नई पर्यटन नीति जल्द लाए जाने की घोषणा भी की। दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि ये हर्ष का विषय है कि पर्यटन विभाग राजस्थान और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म ऑफ राजस्थान के सहयोग से चौथे राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है।
सीएम भजलाल बोले 5 साल में अर्थव्यवस्था डबल हो जाएगी, विदेशी भाषाओं के लिए महाविद्यालय खोले जाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा से वापिस प्रदेश लौट आए हैं। प्रदेश में निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित कर 6 दिवसीय यात्रा से लौटने पर प्रदेश भाजपा की ओर से भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जयपुर एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरिया और जापान के निवेशकों में उत्साह है, उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा, इसलिए निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आएंगे। अगले 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डबल किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने विदेश दौरे से अनुभव लेते हुए प्रदेश में विदेशी सभी भाषाओं की लर्निंग के लिए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। बच्चों को मोबाइल देने वालों के लिए जरूरी सूचना, एक अध्ययन में पेरेंट्स को दी गई चेतावनी। देखिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर शिवराम माले द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि जो बच्चे और छात्र सेलफोन या लैपटॉप पर गेम और कॉमिक शो देखने में लंबे समय बिताते हैं, उनकी आंखों में काफी नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। उनके शोध में रेटिना की समस्याएं, रंग दृष्टि दोष और प्राकृतिक रंगों को पहचानने में असमर्थता जैसी चिंताजनक समस्याओं पर प्रकाश डाला गया, जो सभी युवाओं में आम होती जा रही है। अध्ययन में बताया गया कि कुछ बच्चे अप्राकृतिक रंगों के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है, जैसे कि हरे आम के पत्तों को हल्के पीले के लिए गलत समझना, और वे सूरज की रोशनी को बर्दाश्त करने में असमर्थ है, जिससे अक्सर उनकी आंखें नीचे की ओर झुक जाती है। कई महीनों तक सैकड़ों बच्चों पर नजर रखने वाले इस शोध से पता चला कि पिछले 5 से 6 सालों में ये समस्याएं 4 से 5 गुना तक बढ़ गई हैं। खरनाल हंगामे को लेकर अब जुबानी जंग, बेनीवाल ने पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, भाजपा ने लगाया भड़काने का आरोप। देखिए, नागौर के खरनाल में शुक्रवार को वीर तेजाजी निवारण दिवस पर हुई धर्मसभा में हंगामा हो गया। शनिवार को बीते दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। खरनाल में धर्मसभा में भाजपा नेताओं के मंच पर पहुंचते ही रालोपा यानी आरएलपी समर्थकों ने हंगामा कर दिया था। इसके बीच पत्थरबाजी भी की गई। अब रालोपा सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने हंगामे के लिए पुलिस का फेलियर बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाए। वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर तेजाजी के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पवित्र कार्यक्रम में भी रालोपा के झंडे लगाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता रेवंत राम डांगा ने हनुमान बेनीवाल पर बच्चों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इधर नागौर जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा कि हंगामे के बाद सबको मौके से रवाना कर दिया गया। अब पहाड़ी इलाकों में दौड़ेगा भारत में बना हल्का टैंक, राजस्थान में सफल परीक्षण, 2.5 साल में सेना में शामिल होगा। देखिए, भारत में बने लाइट टैंक जोरावर का जैसलमेर में सफल परीक्षण कर लिया गया है। ये टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। हल्का होने के कारण जोरावर पहाड़ी इलाकों में बहुत तेजी से चल सकता है। रेगिस्तानी इलाकों में किए गए फील्ड टेस्ट के दौरान लाइट टैंक ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए सभी टारगेटों को पूरा किया। प्रारंभिक चरण में टैंक के फायरिंग प्रदर्शन का कड़ाई से मूल्यांकन किया गया और इसने दिए गए सभी लक्ष्यों पर आवश्यक सटीकता हासिल की। जोरावर टैंक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की इकाई लड़ाकू वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड यानी L&T के सहयोग से सफलतापूर्वक विकसित किया है। 26 महीने के अर्जुन को लगाया 8.5 करोड़ का इंजेक्शन, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था बच्चा, ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। देखिए दोस्तों, जयपुर में JK लोन हॉस्पिटल में बीते दिन 26 महीने के अर्जुन जांगिड़ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाया गया। स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोफी यानी SMA टाइप 1 से पीड़ित अर्जुन की ये बीमारी पिछले साल दिसंबर में डिटेक्ट हुई थी। अर्जुन के पिता ने बताया कि इतना महंगा इलाज करवाना हमारे परिवार के लिए संभव नहीं था। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्राउड फंडिंग के लिए गाइड किया, जिसमें हर सेक्टर से सहयोग भी मिला। अर्जुन का इलाज कर रहे रेयर डिजीज सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर प्रियांशु माथुर ने बताया कि अर्जुन की इस बीमारी के कारण वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। ये बीमारी दुर्लभ है, जिसके कारण इसका इलाज भी बहुत महंगा पड़ता है। अर्जुन की मां पूनम जांगिड़ शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत है। ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, सचिव कृष्ण कुणाल समेत विभाग के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों ने आर्थिक सहयोग देकर मदद की। निदेशक की ओर से विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पत्र लिखकर आर्थिक सहयोग करने का आग्रह किया था। राजस्थान के 78 IAS होंगे रिटायर, 2028 तक 1329 IAS रिटायर होंगे। पहले ही 1300 की कमी, फिर भी नहीं बढ़ रही है वैकेंसी। देखिए, देश के साथ ही प्रदेश को भी पर्याप्त संख्या में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी IAS नहीं मिल पा रही हैं। वहीं दूसरी ओर सीनियर IAS के रिटायर होने के बाद ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार साल 2028 तक देश में 1329 IAS अधिकारी रिटायर हो जाएंगे। राजस्थान में इस अवधि तक सेवानिवृत्त होने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या 78 हो जाएगी। दूसरी ओर 1970 से लेकर 2023 तक एक साल में अधिकतम IAS की पोस्टिंग की संख्या 181 रही है, जो कि साल 2023 में विभिन्न विभागों में स्थापित हुए हैं। आजादी के 77 साल बाद भी राजस्थान के इस गांव के लोगों ने आज तक नहीं देखी रोडवेज बस।
देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य की सरकार भले ही शहरों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए नित नई योजनाएं निकालकर गांव में सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रयास कर रही हो, लेकिन आज भी कई घनी आबादी और बड़े क्षेत्रफल वाले ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वो है सिरोही जिले के रेवदर विधानसभा क्षेत्र का रायपुर गाँव। हालांकि रायपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय है, बावजूद यहाँ मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। देश को आजाद हुए 77 साल पूर्ण हो गए, लेकिन यहाँ आजादी के बाद लोगों को कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा। रायपुर ग्राम पंचायत के अधीन 7 राजस्व गांव है। इसके साथ ही आसपास के 1 दर्जन गांव में रोडवेज बस की सुविधा नहीं, जिससे निजी वाहन चालक मनमाना किराया वसूलते हैं, साथ ही ऊपर नीचे सवारियां भरकर हादसे को न्योता देते हैं। वहीं रायपुर गांव के कई बुजुर्गों ने तो ये तक कह दिया कि हमारी उम्र 80 से 90 वर्ष के आसपास है और जिंदगी पूरी होने की कगार पर है, लेकिन आज तक हमने गाँव में रोडवेज बस को नहीं देखा है। राजस्थान में अब हिंदी माध्यम से भी होगी मेडिकल की पढ़ाई, सूचना हुई जारी। देखिए दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल के विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में अध्ययन के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर के निर्देशन में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बजट घोषणा को पूरा करते हुए हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी माध्यम में भी चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल की शिक्षा प्रारंभ किए जाने की सूचना जारी कर दी है। पंजाब में बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, राजस्थान को होने लगा फायदा, जानिए दोस्तों आखिर कैसे। देखिए दोस्तों, पंजाब में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने के बाद श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल पंपों पर डीजल की बिक्री बढ़ गई। पेट्रोलों के दामों में अंतर ज्यादा होने से वाहन चालक अभी भी पंजाब के पेट्रोल पंपों पर जा रहे हैं। ये लोग वो हैं जो पंजाब के पेट्रोल पंपों से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं। पंजाब सरकार ने कुछ दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर 94 पैसे प्रति लीटर की दर से वैट बढ़ाया। वैट की दर बढ़ने से इन दोनों पेट्रोलियम पदार्थों के भावों में अंतर आया और वैट बढ़ने के बाद पंजाब में डीजल की दर 88 रुपए 11 पैसे और पेट्रोल की दर 97 रुपए 63 पैसे हो गई। श्रीगंगानगर में पेट्रोल की दर 106 रुपए 27 पैसे और डीजल की दर 91 रुपए 62 पैसे। अब भाजपा सरकार के राजस्थान में वैट घटाने और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा वैट बढ़ाने से पेट्रोल की दरों में 3 रुपए 51 पैसे का अंतर आ गया। डीजल की दरों को ले तो इसमें अभी 8 रुपए 64 पैसे का अंतर है। इसका मतलब है कि श्रीगंगानगर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल अभी भी 3 रुपए 51 पैसे महंगा मिल रहा है और डीजल 8 रुपए 64 पैसे महंगा।